हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अर्थ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे और उस समय की राजनीति पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विभिन्न विचारकों द्वारा किन आधारों पर आलोचना की गई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस समय मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उस समय की राजनीति पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर हम तर्क और अनुभव की बात करते हैं तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में अनेक त्रुटियां या गलतियां हैं और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की जा सकती है। सबसे पहले, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। मॉन्टेस्क्यू के कथनानुसार उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया था। यानी अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने जिस समय अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस समय उसने ब्रिटेन की उस समय की शासन पद्धति को आधार बनाया था। किंतु आलोचकों के अनुसार इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है। और यानी आलोचकों ने यह कहा कि मॉन्टेस्क्यू ने जो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया था वह पूरी तरह गलत था। उनका मानना था कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है, ना तो उस समय और ना आज। यानी मॉन्टेस्क्यू के समय से या उसका पूर्व का समय लें और आज का समय लेते हैं तो इंग्लैंड में संस्थात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित रही है। यानी इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था थी वह संस्थात्मक शासन व्यवस्था थी और यह शासन व्यवस्था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के परस्पर घनिष्ठ संबंध और सहयोग पर आधारित रही है। यानी इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था थी वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के परस्पर घनिष्ठ संबंध और सहयोग पर आश्रित है। और मॉन्टेस्क्यू जिस शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी उन्होंने अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को जिस शासन व्यवस्था पर आधारित माना था, उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने की बात कही गई है। और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। अंग्रेजों की स्वतंत्रता का कारण शासन की शक्तियों का 3 भागों में विभाजन नहीं है, वरन उनकी स्वतंत्रता की भावना से प्यार और विधि का शासन है। यानी मॉन्टेस्क्यू ने अंग्रेजों की जो स्वतंत्रता की खोज की थी वह भी गलत की थी। यानी वह अंग्रेजों की स्वतंत्रता का कारण शासन की शक्तियों का 3 विभागों में विभाजन मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों की स्वतंत्रता का कारण शासन की शक्तियों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का विभाजन नहीं है, वरन उनकी स्वतंत्रता का कारण था स्वतंत्रता की भावना से प्रेम करना और विधि का शासन यानी कानून का शासन।
इसलिए आलोचक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः गलत मानते थे। फिर मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव है, लेकिन आलोचक यह मानते थे कि शक्तियों का पूर्ण रूप से पृथक्करण संभव नहीं है। आलोचकों का कहना था कि सरकार एक अंगीय एकता है, इसलिए शासन के अंगों का पूर्ण व कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है। यानी आलोचकों ने कहा था कि सरकार जो है वह एक अंगीय एकता के रूप में कार्य करती है। अंगीय एकता मतलब जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर संबंधित है, यानी वह जो भी कार्य करते हैं वह एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, उसी प्रकार शासन के अंगों की भी यही स्थिति है। यानी शासन के अंगों का पूर्ण व कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि शासन के प्रत्येक अंग, चाहे वह व्यवस्थापिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, वह जो भी कार्य करती है वह एक दूसरे के सहयोग से करती है और वह एक दूसरे पर आश्रित है। गैटल के शब्दों में शासन विभिन्न कार्य करने वाले कई अंगों से बनता है। यानी गैटल ने भी कहा था कि शासन जो है वह विभिन्न कार्य करने वाले, यानी ना वह केवल एक अंग से बनता है बल्कि वह विभिन्न कार्य करने वाले कई अंगों से बनता है, परंतु उसका एक साझा कार्य और उद्देश्य होता है। यानी वह जो भी कार्य करते हैं और जो भी उनके उद्देश्य होते हैं वह मिलकर करते हैं। यानी वह किसी भी कार्य को करेंगे तो मिलकर ही करेंगे और जिसकी सफलता के लिए उनकी एक रूपता तथा सहयोग आवश्यक है। और उन कार्यों की सफलता तभी होगी जब उन सभी अंगों में एकता होगी और सहयोग होगा। विभिन्न विभागों में पृथकता की एक दृढ़ रेखा नहीं खींची जा सकती और शासन के इन विभिन्न विभागों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में पृथकता की एक रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आलोचकों का कहना था कि पूर्ण पृथक्करण का अर्थ अंग को निरंकुश बनाना है, जो किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। यानी अगर एक अंग को दूसरे अंग से, यानी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से पूरी तरह पृथक कर दिया जाए तो इसका अर्थ है अंग को निरंकुश बनाने। यानी एक अंग का दूसरे अंग पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा, जो किसी भी दृष्टि में बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। एक साथ तीन संप्रभु शक्तियों के रहते हुए शासन का कार्य ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकता। यानी जब एक साथ तीन संप्रभु शक्तियाँ यानी एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर कार्य करेंगी, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होंगी या संप्रभु होंगी, तो वह शासन का कार्य ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर सकती, यानी शासन का कार्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक अंग को उसके क्षेत्र में प्रभु मानना घातक सिद्ध होगा। यानी प्रत्येक अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र मानना घातक सिद्ध होगा और चाहने पर भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना संभव नहीं है। यानी चाहकर भी हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपना नहीं सकते। शक्ति पृथक्करण को अपनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा मिश्रित प्रकार के कार्यों का
संपादन होता है। यानी सरकार जो भी कार्य करती है वह मिश्रित रूप में करती है। न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते हैं तथा अपराधियों को दंडित करते समय वह अपने विवेक के आधार पर ऐसे नियमों का निष्पादन भी करते हैं जो कालांतर में कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और कार्यपालिका प्रधान भी संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कार्यपालिका प्रधान यानी जो राष्ट्रपति होता है वह भी संकटकालीन की स्थिति में परिस्थितियों का सामना करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है जो व्यवहार में कानून के समान ही होता है। इसलिए आलोचकों का कहना था कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव है ही नहीं। आलोचकों का कहना था कि शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। यानी शक्ति पृथक्करण को अपनाना न केवल असंभव है वरन अवांछनीय भी है। सरकार एक शरीर की भांति है। यानी सरकार भी एक शरीर की भांति कार्य करता है और विभिन्न विभाग जो हैं वो उसके अंग हैं। यानी सरकार एक शरीर है तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसके अंग हैं। यदि शरीर के अंगों को एक दूसरे से असंबद्ध कर दिया जाए, जिस प्रकार शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से पूरी तरह असंबद्ध कर दिया जाए यानी उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहे तो उस अंग के कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगर सरकार के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए यानी पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए तो शासन भी उचित रूप में अपना कार्य नहीं कर सकेगा। और इसी प्रकार शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध बहुत आवश्यक है। यानी अगर शासन को सही रूप में चलाना है तो व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका का आपस में संबंध होना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तथा कार्यपालिका प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से कर सके। यानी व्यवस्थापिका कानून के निर्माण का कार्य और कार्यपालिका प्रशासन के कार्य का ठीक प्रकार से तभी संचालन कर सकती है जब उन दोनों में आपस में सहयोग होगा। कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका को करना होता है, किंतु वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य इतना जटिल हो गया है कि व्यवस्थापिका के सदस्य कानून निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं रखते हैं। इसके स्थान पर वे लोग जो शासन का भार संभालते हैं और शांति एवं व्यवस्था स्थापित करते हैं वे समझते हैं कि किसी प्रकार के कानून के किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। अतः उचित कानून निर्माण हेतु व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका से सहयोग रखा जाना चाहिए। यानी व्यवस्थापिका के सदस्यों का मानना है कि किस प्रकार से ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसलिए व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका से सहयोग रखना आवश्यक होता है। और इसी प्रकार प्रशासन के संचालन का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, लेकिन जनता के निकट संपर्क के कारण जनता के विचारों और आवश्यकताओं से व्यवस्थापिका के सदस्य अच्छी प्रकार से परिचित होते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को सहयोग नहीं करती है तो प्रशासन को जनहितकारी रूप नहीं प्रदान किया जा सकता। तो जो कार्यपालिका है वह उचित रूप से प्रशासन संबंधी कार्यों को नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रत्येक अंग दूसरे अंग के
सहयोग पर आश्रित रहता है। यदि इस सिद्धांत को कठोरता से माना जाए तो यह सिद्धांत न्यायपालिका की कार्यकुशलता और निष्पक्षता का भी अंत कर देगा। यानी आलोचकों का कहना था कि अगर इस सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है तो यह सिद्धांत जो है वह न्यायपालिका की कार्यकुशलता को और निष्पक्षता का भी अंत कर देगा और शक्ति पृथक्करण कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त कर देता है। यानी जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर देता है और इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से न्यायाधीशों की नियुक्ति ना तो कार्यपालिका द्वारा होगी और ना ही व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी जो न्यायाधीश चुने जाएंगे वह न तो कार्यपालिका द्वारा चुने जाएंगे और ना ही वह व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाएंगे, वरन वह जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और जनता द्वारा जो न्यायाधीश निर्वाचित होंगे वह प्राय अयोग्य और पक्षपातपूर्ण प्रमाणित हुए हैं। यानी जिन न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा वह या तो अयोग्य होंगे या पक्षपातपूर्ण होंगे। यानी वह पक्षपात करेंगे, यानी जब भी वह न्याय करेंगे तो पक्षपात करेंगे और ये तर्क और न्याय भावना के स्थान पर पक्षपात तथा दलीय भावना के आधार पर कार्य करेंगे। और यह न्यायाधीश जो भी कार्य करेंगे वह तर्क और न्याय की भावना के स्थान पर पक्षपात तथा दलीय भावना के आधार पर करेंगे। इसलिए शक्ति पृथक्करण पूरी तरह वांछित भी है और इसको अपनाना असंभव भी है, क्योंकि इससे ना तो व्यवस्थापिका बल्कि कार्यपालिका भी अपने कार्यों का अच्छी प्रकार से संचालन नहीं कर पाएगी और इससे न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का भी अंत हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण तीनों विभागों की शक्तियों में भी असमानता रहेगी। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार के तीनों विभाग समान रूप से शक्तिशाली हैं। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का यह मानना है कि सरकार के तीनों विभाग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका समान रूप से शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकार के तीनों विभागों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। यानी अगर सरकार के तीनों विभागों को देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर ही प्रशासन किया जाता है। यानी व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है उसके आधार पर ही कार्यपालिका प्रशासन का कार्य करती है और इन्हीं कानूनों के आधार पर न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। और प्रोफेसर लास्की ने भी कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई इच्छा में निहित होती है। यानी जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार हैं वह व्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई इच्छा में ही निहित है और सिद्धांत की इस आधारभूत मान्यता के गलत होने के कारण भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तीनों विभागों में शक्तियों की समानता पर अधिक बल देता है, लेकिन आलोचकों का कहना था कि तीनों विभागों की शक्तियों में समानता कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
आलोचकों का कहना था कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में नेतृत्व का भी अभाव रहता है। यानी आधुनिक युग में शासन की अगर जटिलताओं को यानी मुसीबतों को सुलझाना है तो कुशल, दृढ़ और अखंड नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नेतृत्व विभाजित हो जाता है। यानी अगर शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपना लिया जाए तो इससे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगी और एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने के कारण उसमें नेतृत्व भी विभाजित हो जाएगा और यह नेतृत्व विहीन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देता है और इससे जो स्थिति होगी वह नेतृत्व विहीन हो जाएगी। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में नेतृत्व का भी अभाव रहता है और यह भी इस व्यवस्था का एक प्रमुख दोष है। आलोचकों का यह भी मानना था कि स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है। मोंटेस्क्यू का कहना था कि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। लेकिन आलोचक इस चीज़ को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार के शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में तो ऐसा समझा जाता है कि मानवीय स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण के स्थान पर विधि का शासन और अधिकारों की संवैधानिक घोषणा अधिक महत्व रखती है। अगर मानवीय स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर विधि का शासन यानी कानून का शासन और अधिकारों की संवैधानिक घोषणा यानी संविधान द्वारा अधिकारों की जो घोषणा की गई है वह अधिक महत्व रखती है। और इसके अतिरिक्त मानवीय स्वतंत्रता तो जनता की जागरूकता और स्वतंत्रता के प्रति मानवीय प्रेम पर निर्भर करती है। यानी अगर देखा जाए कि मानवीय स्वतंत्रता तो वह जनता की जागरूकता यानी जनता की इच्छा पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता के प्रति मानवीय प्रेम पर निर्भर करती है। यानी स्वतंत्रता से मानव का क्या प्रेम है इस पर निर्भर करती है। यानी एक व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र तभी हो सकता है जब जनता में इसकी इच्छा हो और जनता का स्वतंत्रता से प्रेम हो, तभी मानवीय स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए आलोचकों ने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर जनता की जागरूकता और स्वतंत्रता के प्रति मानवीय प्रेम आवश्यक है। वाशिंगटन के शब्दों में निरंतर जागरूकता ही स्वतंत्रता का सच्चा मूल्य है। और वाशिंगटन ने भी कहा था कि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो इसके लिए निरंतर जागरूकता होना ही व्यक्ति का सच्चा मूल्य है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रति की गई इन आलोचनाओं के कारण यह कहा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यानी ना तो हम इसे अपना सकते हैं और ना ही यह वांछित है। इसलिए आलोचकों द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना की गई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने यह अध्ययन किया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई और उन्हें पढ़ने के बाद
हमें यह ज्ञात हुआ कि शक्ति पृथक्करण न केवल अव्यावहारिक है बल्कि यह अवांछनीय भी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।